15th क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल है ये। द क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन ए कोलिजन। कोई जब भी कोई कोलिजन होता है तो क्या क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो हमें पता है मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम होता है, क्योंकि कोलिजन के टाइम जो फोर्सेज होते हैं वो इंटरनल फोर्सेज होते हैं, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, तो ए बी पे फोर्स लगाता है, बी ए पे फोर्स लगाता है। ओवरऑल इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो मोमेंटम तो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, कोलिजन के बाद का मोमेंटम, कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या रहना है, कांस्टेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तभी कांस्टेंट रहेगी, वरना कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। क्यों, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का कोलिजन है। सेम केस है टेम्परेचर। अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, थर्मल एनर्जी में, तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। अगर मान लिया इन इलास्टिक कोलिजन है तो कुछ ना कुछ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में, और हीट की वजह से टेम्परेचर उसका राइज कर जाता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी, मोमेंटम। ना काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, ना टेम्परेचर, ठीक है। अगर कोलिजन आपका कैसा है, कोलिजन अगर आपका इलास्टिक है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा तब तक टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में अभी आंसर कितना हो जाएगा इसका, डी पार्ट। 16th क्वेश्चन करते हैं। ए न्यूक्लियस मूविंग विद वेलोसिटी v एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। एक न्यूक्लियस था, मान लिया एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, और ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो दिया वेक्टर v, ठीक है। और अचानक से ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। मान लिया ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया इसने, और रिमेनिंग फिर क्या रहे हैं, लेट द वेलोसिटीज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियाई भी v1 एंड v2, ठीक है। मान लिया अल्फा पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से आगे निकल गया, तो मान लिया वो v1 से निकल गया, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, वो रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो है वो मान लिया कितने से पीछे वापस मूव, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब अब दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो ये आगे जा रहा होगा या पीछे जा रहा होगा, ठीक है। तो वो कितनी स्पीड से जा रहा है, मान लिया वेलोसिटी क्या है आपकी v2, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लिया ओरिजिनल जो न्यूक्लियाई है वो आपका वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो, ठीक है। अचानक से उसमें से एक न्यूक्लियाई बचा, ठीक है। अचानक से उसमें से क्या निकला, एक अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है। मान लिया वो अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ चला गया, ये अल्फा पार्टिकल है ऊपर की तरफ चला गया, कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी v1 से, ठीक है। तो ये न्यूक्लियाई कहाँ जाएगा, तो न्यूक्लियाई ओरिजिनली तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और इस अल्फा पार्टिकल के निकलने की वजह से इस पर जो फोर्स लगा होगा, रिएक्शन फोर्स, वो नीचे की तरफ लगा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ओवरऑल कहीं इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। कितनी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, तो वो दिए गिवन आपको v2। कुछ भी केस हो सकता है, ठीक है। मैंने दो डिफरेंट केसेस बना लिए हैं। अच्छा, इनके मासेज m1 और m2 दिए हैं। अल्फा पार्टिकल का मास दिया है m1 और रिमेनिंग न्यूक्लियाई का मास दिया है m2, ठीक है। इसका मतलब इस न्यूक्लियाई का मास कितना होगा, वो होगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर v1 एंड v2 मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने सेकंड केस बनाया, इस सेकंड केस में v1 और v2 इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। और इन्होंने ये कह रहे हैं मस्ट, में तो हो सकता है, जैसे ये वाला केस है, पहला केस है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये लगभग पैरेलल है, या फिर आप, ठीक है, जरूरी आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो m2 है वो इस तरफ ना मूव कर रहा हो, m2 इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करे v2 की स्पीड से, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर केस में तो ऐसा हो सकता है कि v1 और v2 एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन के अलॉन्ग हो, पैरेलल हो, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं हो सकता, मस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मे हो जाता तो आंसर ठीक हो जाता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। नन ऑफ v1 v2 शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये जो फर्स्ट केस बनाया है इसमें v1 और v2 ये तीनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो सेकंड भी गलत है। पैरेलल हो भी सकते हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। v1 प्लस v2 मस्ट बी पैरेलल टू v, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। कोलिजन की अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये, सॉरी, कोलिजन तो नहीं है, ये बेसिकली एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोड हुआ है पार्टिकल, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला है, ठीक है। तो अगर हम इसका मोमेंटम की इक्वेशन लिखें तो जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा वही सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है।
तो इनिशियल मोमेंटम में m1 प्लस m2 इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल कितना है, तो फाइनल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, क्लियर। तो सी पार्ट में कह रहे हैं v1 प्लस v2 मस्ट बी पैरेलल टू v, ऐसा नहीं है, v1 प्लस v2 जो है वो v के पैरेलल नहीं है। हाँ, m1 v1 प्लस m2 v2 जो होगा वो v के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत है, डी ठीक हो जाएगा। डी में वही कह रहे हैं m1 v1 प्लस m2 v2 किसके पैरेलल होगा, वो v के पैरेलल होगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी पार्ट। 17 क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विद ए वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। कैनन से एक शेल फायर कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड से आ रही है वो v, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे फायर किया, तो वो एंगल दिया आपको थीटा। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। उसके हाईएस्ट पॉइंट पे, जब ये शेल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, यहाँ पे पहुंचती है, मान लीजिए शेल यहाँ पहुंच गई है, ठीक है, तब उसके पास स्पीड कितनी होती है, तो तब उसके पास जो स्पीड होती है वो होती है v cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल स्पीड जीरो हो चुकी होती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे। प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड बचती है, और वो कितनी होगी, v cos थीटा। ठीक है, अचानक से उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के अचानक से वो क्या कर जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। ठीक है, इट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेज ऑफ इक्वल मास, इक्वल मासेस के पीसेज में एक्सप्लोड हो जाती है, एक मास m, दूसरा ही मास क्या हो जाता है इसका m। ठीक है, वन ऑफ द पीसेज रीट्रेसेस इट्स पाथ टू द कैनन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उसमें से जो एक पीस है वो वापस अपने ओरिजिनल पाथ को रीट्रेस करके कैनन के पास आके गिर जाता है। ठीक है, तो एक जो पीस है वो वापस से आके कहाँ गिर जाता है, कैनन पे आके गिर जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं द स्पीड ऑफ द अदर पीस, जो रिमेनिंग दूसरा पीस बचा उसकी स्पीड क्या होगी इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन होने के जस्ट बाद उसकी स्पीड क्या होगी, एकदम से एक्सप्लोजन होने के जस्ट बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो बहुत ढंग से समझना आपको। ठीक है, एक्सप्लोजन जब होता है तो मोमेंटम उसका कंजर्व होता है सिस्टम का। ठीक है, जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम होता है। ठीक है, जो इनिशियल होगा वही क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, इनिशियल कितना होगा, तो जब ये एक्सप्लोजन नहीं हुआ है तो इनिशियल इसका टोटल मास कितना था 2m, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा था v cos थीटा से, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू v cos थीटा। बहुत ढंग से देखते जाना, इज इक्वल टू फाइनल। फाइनल कितना होगा, तो ये मास जो पहला मास है m, ये तो वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर ये वापस लौट के आ रहा है तो उसको कितनी स्पीड मिली होगी, कोलिजन होने के जस्ट बाद उसको कितनी स्पीड मिली होगी। ठीक है, तो जरा ढंग से देखना, तो उसकी जो स्पीड मिली होगी उसको कोलिजन होने के बाद तो वो डेफिनेटली v cos थीटा होनी चाहिए। ठीक है, यूँ जब यहाँ से फेंका है और यहाँ तक पार्टिकल पहुँच गया तो उसके पास स्पीड कितनी है, v cos थीटा। तो जब यहाँ से वापस आएगा और अगर यहीं आके गिर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास स्पीड कितनी होनी चाहिए, v cos थीटा। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो, ये जो पार्टिकल है इसके पास स्पीड v cos थीटा है, और ये कहाँ जाके गिरेगा, ये इस पॉइंट पे जाके गिरेगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो मोशन होता है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर से इधर मोशन है वैसा इधर से इधर मोशन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ गिरने के लिए स्पीड v cos थीटा चाहिए, तो यहाँ से वापस यहाँ गिरने के लिए भी इस तरफ स्पीड कितनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्पीड v cos थीटा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो पार्ट है इसके पास कितनी स्पीड होगी, v cos थीटा, और इसके पास कितनी स्पीड है ये हमें फाइंड करना है। इसको हम कह देते हैं v कह देते हैं, v डैश कह देते हैं, v डैश हमें फाइंड करना है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसके पास कितनी स्पीड आएगी कोलिजन होने के बाद, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहला पार्ट जो कैनन तक वापस आ रहा है उसके पास कितनी स्पीड आई होगी, तो वो हमने लॉजिक से देख लिया, वो कितनी स्पीड है, वो होगी डेफिनेटली v cos थीटा। ठीक है, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल। अब फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे, इसका अलग लिखेंगे और इस वाले पार्टिकल का अलग लिखेंगे। तो इस वाले पार्टिकल का लिखते हैं पहले वाले पार्टिकल का। ठीक है, तो मास कितना है m, और स्पीड कितनी है उसकी v cos थीटा, और इस पर एक माइनस भी लगाना पड़ेगा। माइनस इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वाली डायरेक्शन हमने क्या मानी है, पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव। ठीक है, प्लस इस वाले पार्टिकल का, ये जो दूसरा पार्टिकल है इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, तो m, स्पीड हमें फाइंड करनी है तो v डैश कह दिया। m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लिया, तो v डैश कितना आ जाएगा, तो इधर है 2v cos थीटा, ये वाला v cos थीटा भी इस तरफ पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3v cos थीटा। क्लियर, तो ये आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 3v cos थीटा। 18 क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, 1। ठीक है,
मोमेंटम तो हर तरह के कोलिजन में कंजर्व होता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है ये पार्ट। ठीक है, जो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही कोलिजन के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है ये, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इक्वली होगी। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, अब इसको बहुत ढंग से समझना है। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होती, कंजर्व होती। कांस्टेंट और कंजर्व में अब आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया पार्टिकल, दो पार्टिकल ये कोलाइड करने आ रहे हैं, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी वही सिस्टम की आफ्टर कोलिजन होगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन कम हो जाएगी। ढंग से समझना, जब कोलिजन हो रहा होगा तब इन दोनों बॉल्स ने एक दूसरे को प्रेस कर रखा होगा। ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहे हैं, जिस मोमेंट पे दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तो जब प्रेस किया होगा एक दूसरे को कोलिजन के टाइम, ड्यूरिंग कोलिजन, तब इनकी जो शेप है वो स्लाइटली डिफॉर्म हुई होगी। जैसे इलास्टिक बॉल है, मान लिया दो रबड़ की बॉल है और ये जब ये हिट करेंगी तो पहले तो इनकी शेप स्फेरिकल होगी, लेकिन जिस मोमेंट पे ये दूसरे को हिट कर रही होंगी तो ओवल शेप में हो जाएगी फॉर ए मोमेंट। ठीक है, तो शेप डिफॉर्म होगी, और शेप डिफॉर्म होगी तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी राइज कर जाएगी। ठीक है, शेप अगर चेंज कर रही है, इलास्टिक बॉल्स कंप्रेस हो रही हैं, तो कंप्रेस हो रही हैं तो बॉल्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी जब कोलिजन हो चुका होगा तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, आप ढंग से देखो, जैसे मान लिया दोनों m मास की बॉल्स हैं और दोनों v स्पीड से आ रही हैं। ठीक है, तो एक मोमेंट के लिए जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, ढंग से देखना, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है, 0, प्लस एम बी इसका माइनस एम बी इसका। तो एक मोमेंट के लिए दोनों बॉलें रेस्ट में आएंगी। ठीक है, और फिर वापस से रिबाउंड हो जाएंगी। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे रेस्ट में आएंगी उस मोमेंट पे इस सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। और फिर से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब ये बॉल्स फिर से सेपरेट होंगी तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो है, कंजर्व का मतलब जो इनिशियल है वो फाइनल है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ढंग से आपको ध्यान रखना है। डी पार्ट, द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, गलत है ये। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा, सिर्फ इसका ए पार्ट। 19th क्वेश्चन करते हैं, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन आपका इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक में हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी ज़्यादा होती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट लूज हो जाता है और वो हीट में, वाइब्रेशन में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, शेप भी डिफॉर्म हो सकती है, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, इस तरह की फॉर्म्स में वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, गलत है, वो तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल